Hello and welcome to Strive Defense Dialogue. I'm your host ब्रिगेडियर राकेश भाटिया। आज मंगलवार है और आज हमारे गेस्ट है कर्नल अजय रैना। कर्नल अजय, वेलकम टू द शो। Good evening, sir. Jai Hind. Thank you, and my apologies for this delay. I'm so There's sorry. been little bit of delay. It's okay. I think our audience understands. So, कर्नल अजय, आज का हमारा जो टॉपिक है, हम पूरी दुनिया बात कर रही है ईरान और इजराइल की वॉर की। आज जो सिचुएशन है, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन शायद बहुत से हमारे व्यूअर्स को ये नहीं पता है कि एक टाइम पर इजराइल और ईरान बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। 1979 probably was a watershed year in the history of Islam, if I may use the word. बहुत कुछ हुआ 1979 में, जिसका अगर मौका मिलेगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप बीच में बताइएगा इसके बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ईरान और इजराइल किस तरह से पुराने मित्र दोस्त होने से आज एक दूसरे के स्वॉन एनिमी हो गए। We will also touch upon a little bit about the present situation, and I will also ask you a question. Recently, after 8 years, Iranian president has gone to Pakistan. क्या करने गए हैं? क्या लगता है? So before I hand over the stage to you, a very brief introduction to our topic. I have few slides which I want to flash for the audience. आज हम ईरान और इराक के बारे में जब भी बात करते हैं तो सीधा ये दिमाग में जो एक तस्वीर बनती है वो है हेट, वॉर और न्यूक्लियर वॉर की बात करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। ये अच्छे दोस्त थे, इन्होंने एक दूसरे के साथ की कई जगहों में कोऑपरेट किया और ये डिग्री ऑफ कोऑपरेशन जो है आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं कि ये कोलैबोरेशन किस तरह की थी। इजराइल का 40% जो ऑयल था वो ईरान से आता था। देयर वाज ए पाइपलाइन 1968 में जो कि इलियात एशकलन पाइपलाइन कहते हैं, जिसमें इलियात से हाइफा, ये मैप में देखिए कि ये पाइपलाइन इलियत जो कि ईरान में है, वहां से हाइफा तक ये पाइपलाइन चल रही थी और कितनी पुराने जमाने में ये पाइपलाइन चल रही थी। तो मिलिट्रीली इजराइल ने ईरान की मिलिट्री को ट्रेन किया है और जो ये ऑयल मिल रहा था उसके बदले में मिलिट्री हार्डवेयर दिया है और जो इनकी सीक्रेट पुलिस है ईरान की सवा, उसको भी इजराइल ने ट्रेन किया। एग्रीकल्चर में हम जानते हैं कि इजराइल जहां बना था दैट वाज आल्सो ए डेजर्ट एरिया। तो उन्होंने एक महारत हासिल की थी कि डेजर्ट एरिया को ग्रीन बेल्ट के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, जिसमें कि ड्रिप इरिगेशन वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो ये एग्रीकल्चर में उन्होंने अपने एक्सपर्ट्स भेजे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर में सोला बेन करके एक कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म थी जो कि 60s और 70s में was the only infrastructure firm which was registered with the Iranian government for construction of hotels and official buildings. पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन जो है इस कंपनी के थ्रू जाता था। तो इतने कोऑपरेशन के बाद अगर हम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट कहां है? 1600 मील दूर एक दूसरे से है। कोई इकोनॉमिकली इनका आपस में कंपटीशन नहीं है कि एक ही चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ईरान अलग चीज प्रोड्यूस कर रहा है, इजराइल का यूएसपी अलग है। आज अभी कुछ दिन पहले तक कोई डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं थी, दोनों अपने अपने प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ रहे थे। एक हमास है, हिजबुल्लाह है, वो कर्डिश मूवमेंट है जो इजराइल कर रहा था सपोर्ट, और दोनों का जो जोन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो भी नहीं मिलता। जबकि इजराइल के लिए लेवेंट जो सीरिया का एरिया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि ईरान को उससे कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली ईरान का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो पर्शियन गल्फ है या कैस्पियन सी रीजन है,
और कंट्रीज कौन सी है? इराक है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, कुछ हद तक सऊदी अरेबिया है। उसका इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बार बार इजराइल टारगेट कर रहा है, 2010 की स्ट्राइक देख लीजिए, या उसका जो साइबर अटैक था अगेंस्ट द न्यूक्लियर पावर, वो तो ईरान का टारगेट इज नॉट इजराइल, उसका टारगेट इज यूनाइटेड स्टेट्स। अगर चाहे आप मिलिटरी ले लीजिए, पॉलिटिकली ले लीजिए, इकोनॉमिकली ले लीजिए, तो उसका जो राइवल है ईरान का, वो यूनाइटेड स्टेट्स है, इजराइल नहीं है। या आप उसका जो रीजनल राइवल या आइडियोलॉजिकल राइवल शिया और सुन्नी की तरफ से अगर मैं बात करता हूं, तो ईरान का राइवल है सऊदी अरेबिया। तो ऐसा क्या हुआ था 1979 में कि ये दोनों जो एक कॉपरेशन के मोड में थे, अचानक कॉन्फ्लिक्ट में आ गए? ओवर टू यू कल्लाजे। थैंक यू सर। सर, ये जो आप इंट्रोडक्शन देते हो ना, दिस इज सो हेल्पफुल। इट एक्चुअली हेल्प्स ऑल ऑफ अस टू बी ऑन द सेम ग्रिड। फॉर दिस आई एम थैंकफुल टू यू सर। सर, ये थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ा डिफर करूंगा कि इसका इजराइल से कॉन्फ्लिक्ट का कोई लॉजिक तो नहीं बनता, बिल्कुल सही कहा आपने सर, पर रीजन है, वो आई विल कवर इट एज यू स्पीक। इस पूरी गेम को समझने के लिए सर हमें इजराइल ईरान के अलावा जो आसपास का मिडिल वेस्ट, जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, हम तो, मैं तो वेस्ट एशिया कहता हूँ, मुझे मिडिल ईस्ट समझ नहीं आता किस तरीके से किसका मिडिल किसका ईस्ट। तो वेस्ट एशिया और यूएस का वहाँ जो इंटरेस्ट है, उसको थोड़ा सा अगर हम इकट्ठा लेके चलेंगे तो आई थिंक विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर सर। सर 1948 में वी ऑल नो मई में इजराइल बना, और यूएस ने तो उसे एकदम फ्यू आवर्स लेटर रिकॉग्नाइज कर लिया था, लेकिन एक साल के बाद दो मुस्लिम कंट्रीज ने इसको रिकॉग्नाइज किया, जो थी टर्की एंड ईरान। सो लाइक यू सेड, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। उस टाइम ईरान जो था वो शाह के नीचे था, शाह की रूल चलता था। पहलवी। यस, बिकॉज, और वो शाह हैड रीजंस टू बी थैंकफुल टू यूएसए, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 में ईरान को इन्वेड कर दिया था इजिप्ट ने और यूके ने। तो इट वाज यूएसए हु एक्चुअली फोर्स देम टू लीव ईरान टू इट्स डिवाइसेस, क्योंकि ईरान ने मना कर दिया था उस टाइम कि मैं न्यूट्रल रहूंगा। तो उसके बाद शाह हैड रीजंस टू बी थैंकफुल कि उसको रीइंस्टेट ही, उसकी फैमिली को फिर फेरबदल हुआ, उसका बेटा आया, जो भी है। तो यूएस का इन्फ्लुएंस था ईरान के, तो ईरान के साथ इन्फ्लुएंस अच्छा था। तो इसका ये मतलब नहीं था कि इजराइल के साथ रिलेशनशिप इसलिए अच्छा था कि यूएस के साथ रिलेशन था। इजराइल का इनका अपना एक अच्छा रिलेशन था उस टाइम। जैसे आज हम यूएस और इजराइल को इकट्ठा एक ही पेज पे देखते हैं, उस टाइप की कॉपरेशन अभी बननी बाकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 अभी खत्म हुई थी सर, कोल्ड वॉर शुरू रखी थी। अभी एक वो, अगर आप मैप देखेंगे सर, एक वो जो मैप है, उस टाइम जो प्लान था यूएस का या वेस्टर्न पावर्स का, वो ये था कि एक लाइन ड्रॉ करनी थी कंटेनमेंट की, जो रशिया को इस लाइन के ऊपर रखे। अभी इसमें अगर यूरोप में देखिए, बाकी अमेरिका को छोड़ देते हैं सर, तो रेड इज ऑफ कोर्स पूरा रशिया, एंड जो थोड़ा सा, एक तो लेडीज ना, लेडीज कैन नेम कलर्स लाइक मजेंटा, क्या होता है, वी हैव द हैंडीकैप। सो व्यूअर्स कैन सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो रेड की शेड्स को कंट्रोल करने के लिए एक प्लान था कि इस रेड को इसके साउथ में आने दिया जाए। आप देख सकते हैं वो ग्रीस से स्टार्ट होती है एंड देन द लाइन कम्स राइट टिल पाकिस्तान। तो ये, और कौन सी कंट्री कहाँ एफिलिएटेड है तो इसके मैप के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये जो लाइन ऑफ कंटेनमेंट थी सर, ये ईरान, टर्की और ईरान को टच करते हुए पाकिस्तान आती थी। रशिया का उसमें जो इन्फ्लुएंस था इजराइल में, शुरू में इजराइल के ऊपर रशिया का भी इन्फ्लुएंस था, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 2 की एसोसिएशन थी, जो यूएसएसआर को होप दिया था कि इजराइल एक सोशलिस्ट स्टेट बनेगी, वो बनी नहीं बाद में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1948 में इजराइल का यूएसए के साथ इतना एक्सक्लूसिव संबंध नहीं था। वो रशिया का भी फ्रेंड था, ईरान का भी फ्रेंड था, और ईरान और यूएस वैसे भी फ्रेंड से। तो और रशिया और ईरान में टेंशन थी बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 में जो हुआ था। तो ओवरऑल इट वाज अ थिंग विच वर लाइक एक कंसोलिडेशन फेज चल रही थी वेस्ट एशिया में, और धीरे धीरे फिर वो पिक्चर बननी क्लियर शुरू हुई कि कौन किधर गया, जो कि हम अभी देखेंगे। तो उस टाइम सर, उस कोल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ है, तो सऊदी अरेबिया, इजराइल एंड टर्की, दे वर बेसिकली वेस्टर्न कैंप वाले बंदे। सीरिया, इराक, इजिप्ट, अल्जीरिया, लीबिया एंड साउथ यमन। साउथ यमन यूके के अंदर। कल्लाजे, टर्की तो अभी भी नाटो का मेंबर है। टर्की, हाँ, टर्की वाज ओनली नाटो मेंबर, बिकॉज इजराइल आज भी नाटो का नंबर नहीं, वाज
NATO is basically Atlantic के साथ, तो ये थोड़ा दूर पड़ जाता है टेक्निकली, तो वो तो टर्की इज NATO because is sitting on Atlantic, close to Atlantic. तो और जो सीरिया, इराक, इजिप्ट, अल्जीरिया, लीबिया, यहाँ पे जो आप पॉकेट्स देख सकते हैं, ये यहाँ पे रशियन इन्फ्लुएंस उस टाइम भी था। तो ये क्लियर कट लाइन भी ऐसा नहीं था कि उसके ऊपर पूरा कम्युनिस्ट सोशलिस्ट ब्लॉक और इधर सारे कैपिटलिस्ट, ऐसा भी नहीं था। यमन देखिए अभी साउथ में है, यमन वाज इन टू पार्ट्स, साउथ एंड नॉर्थ यमन। साउथ यमन में यूके का रूल था 67 तक, तो यूके को वहां भगाने के लिए रशिया ने वहां पे एक इंसर्जेंसी स्टार्ट की, जिसके रिजल्ट पे फिर यूके वहां से भाग गया और बाद में साउथ एंड नॉर्थ यमन का जो आज यमन हम जानते हो वो बना। 70s आते आते इजिप्ट जो था वो यूएसए के कैंप में चला गया। Israel also started moving away, and by 70s it was clear that Israel, even Egypt, Turkey, all these guys are part of US camp. फिर 79 जो आपने, इससे पहले मैं भूल जाऊँ, 79 में जो बड़ी बड़ी चीज़ें इस्लामिक वर्ल्ड को, बड़ा आपने सही बोला जो टर्म यूज़ की है सर, कि जो इस्लामिक वर्ल्ड को चेंज किया 1979 ने, उसमें सबसे पहला जो इंसिडेंट हुआ था, एक तो हुआ था सर फेब में ईरान में रेवोल्यूशन हो गई और खुमैनी जी आगे और उन्होंने आके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बना दिया, और बनाते बोला कि ईरान इज गोना टू बी न्यूट्रल। तो अब न्यूट्रल रहना बड़ा मुश्किल था उस जमाने में, इंडिया ने भी स्वाद चख लिया था 62 से आते आते, बट दे सेड कि वी आर गोइंग टू बी न्यूट्रल। और ईरान एक ऐसी स्टेट बन के उभरी जो कि पॉलिटिकल इस्लाम में विश्वास करती थी। ये जो बाकी जो स्टेट्स है ना सर, ये थियोलॉजिकली और बिलीफ वाइज यू कैन से कि ये सुन्नी है, ये शिया है, बट ईरान इज वन स्टेट way back in 79 when it came into existence in the present form, तब से उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल इस्लाम और पॉलिटिकल इस्लाम को फैलाना हमारा कर्तव्य है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस चक्कर में उन्होंने टेक ऑन किया इजराइल को। और नाउ वेल कम टू दैट पॉइंट कि इजराइल से खुंदक क्यों है, कि अगर आप देखेंगे वेस्ट एशिया में, जिसमें वेस्ट एशिया में इजराइल, एशिया में पाकिस्तान, ये प्रोडक्ट्स हैं ग्रेट गेम के, ये बनाए गए थे ऑयल फील्ड के दोनों तरफ, दो आइलैंड्स ऑफ इन्फ्लुएंस बाय वेस्टर्न्स। और आज भी अगर आप वेस्ट एशिया को देखते हो, दो ही पावर्स हैं जो मिलिटरली स्ट्रांग है, वो है ईरान एंड इजराइल। और ईरान कहता है कि इजराइल का एग्जिस्टेंस होना नहीं चाहिए, इट शुड बी वाइप्ड ऑफ द मैप। अब लॉजिक कोई नहीं है, वो लॉजिक आपने बता, देयर इज नो लॉजिक, इतना दूर है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, ना द हिस्ट्री ऑफ गुड रिलेशनशिप, बट द फैक्ट रिमेंस वो उनका is basically power struggle. Whoever becomes Dada of West Asia will control complete West Asia. तो this was one event. और उसी साल नवंबर में यूएस एम्बेसी का सीज हो गया तेहरान में। उनके कोई 54 डिप्लोमेट्स जो थे, उन्होंने ऑलमोस्ट 1.25 साल के 444 डेज तक ईरानियंस ने बंद रखे थे, क्योंकि कार्टर ने क्या किया था, शाह को रेवोल्यूशन से जस्ट पहले, 1 महीना पहले, अक्टूबर के महीने में, जो शाह था ईरान का, उसको कैंसर था, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए ही वांटेड टू कम टू यूएस। तो कार्टर ने उसको मना किया था, लेकिन सेम हमारे हेनरी किसिंजर फेमस गाय, ही पुट हिज प्रेशर एंड उसको कर दिया। जब वो यूएस पहुंचा, पीछे से रेवोल्यूशन हो गई। बाय नवंबर 79 न्यू ईरान हैड इमर्ज्ड। तो दीज पीपल सेड कि सेंड द शाह बैक, सो हम उसको कानूनी ट्राई करेंगे, बिकॉज वट एवर इज डन टू आवर कंट्री, करप्शन के केसेस थे और बड़े केसेस थे, तो यूएस ने उसको वापस नहीं भेजा। उस चक्कर में इनका आपस में उन्होंने फिर सीज का वो अलग कहानी है कि उसको कैसे रेस्क्यू करने की कोशिश की, कैसे वहाँ पे ह्यूमिलेशन भी हुई यूएसए की। उसमें एक और पॉलिटिकल पॉइंट निकल के आया कि उसी टाइम इलेक्शन हो रहे थे, जैसे आज बाइडेन साहब के इलेक्शन हो रहे हैं, उस टाइम कार्टर वाज गोइंग इनटू इलेक्शंस एंड कार्टर हैड टेकन स्टैंड अगेंस्ट ईरान, लेकिन रेगन वाज लाइकली टू विन। तो इट इज फेल्ट कि जो 444 डेज की जो सीज है, ये 444 जिस दिन खत्म हुई है, जिस दिन उनको रिलीज किया गया, विदिन फ्यू आवर्स ऑफ रेगन टेकिंग स्वेरिंग इन सेरेमनी जब हुई है, उसके कुछ घंटों के अंदर ईरान ने इन सबको रिलीज कर दिया। तो बाद में लोगों ने कहा कि रेगन ने एक टाई अप कर लिया था ईरान के साथ कि इसको इलेक्शंस तक इनको रिलीज मत करना, ताकि कार्टर की रेपुटेशन और नीचे हो जाए, और जैसे मैं बनता हूँ तो यू रिलीज देम एंड सो वील हैव सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये इसलिए मैंने शुरू में कहा कि अगर हम यूएस को इस गेम में नहीं देखते तो फिर हमें इजराइल और ईरान के बीच की कहानी समझ नहीं आती। और 79 में एक चीज़ और हुई सर, 500 से 600 के आसपास सलाफी टेररिस्ट जो थे, उन्होंने मक्का पे जाके कब्जा कर लिया, सेम ईयर सेम नवंबर में। हाँ सर, ये सलाफी थे तो प्रोडक्ट ऑफ सऊदी अरबिया, उनकी अपनी एक ट्राइब था, उसी में से निकले थे। ईरान ने डिक्लेयर कर दिया कि इनको भेजा है यूएस एंड इजराइल ने टू सॉर्ट आउट सऊदीज। उसके बाद फ्रेंच कमांडोज आए, उन्होंने मिल मुल के इनको सबको मार मुर के निकाल दिया।
उस चक्कर में सऊदी अरेबिया और ईरान का रिलेशनशिप जो आपने कहा कि जो आपस में जो राइवलरी है, इसके एक्चुअल बुनियाद वहां पे पड़ी जब सऊदी अरेबिया ने इस जो पूरे प्लॉट को ईरान को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि बंदे तो हमारे थे लेकिन ईरानियंस ने भेजे, तभी ईरान अपने आप को बचाने के लिए कह रहा था कि इजराइल और यूएस का। और एक चौथी चीज जो 79 में हुई वो हुई अफगानिस्तान की इंटरवेंशन। तो सडनली सर जो जिहादी कोई इधर लड़ रहा है कोई वहां लड़ रहा है, 79 में सारे जिहादी कन्वर्ट करने शुरू किए पेशावर में, एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग इन अफगानिस्तान। तो एक जियो स्ट्रेटजिक जो पिक्चर थी वो जियो सेक्टेरियन बन गई, और जो ट्रांसनेशनल जिहाद है वो तब शुरू हुआ। और ये एक फाउंडिंग और टर्निंग पॉइंट है इस्लामिक हिस्ट्री में, मॉडर्न इस्लामिक हिस्ट्री में। जैसे आपने पहले कहा कि 79 में ये सारे जो इंसिडेंट हुए इन सब का इम्पैक्ट जब आप आज तक हमें फील होता है, और दैट ऑफ कोर्स हैज इम्पैक्ट ऑन ईरान एंड इजराइल रिलेशनशिप। जब ये सब कुछ हो रहा था 64 में पीएलओ करके एक पैलेस्टीनियंस की ऑर्गेनाइजेशन बनी, जो बाद में 69 आते आते फतह करके सेम यासिर अराफाती की थी वो भी, उसने उसको बाद में ओवरशैडो कर लिया था। अब हम देखते हैं इन दोनों की एनिमिटी क्यों है सर। ये तो ओवरऑल वी जस्ट कवर्ड मेजर डेवलपमेंट्स व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग दोस टाइम डेज, और बाय दिस टाइम नाउ बड़ा क्लियर हो गया था कि कौन से कैंप में कौन है। तो 82-83 में सर हिजबुल्लाह का जन्म हुआ जब इजराइल ने सदर्न लेबनान को इन्वेड किया पीएलओ को ठीक करने के लिए 82-83 में। तो हिजबुल्लाह पैदा किया ईरान और सीरिया ने मिलके, और इन्होंने जो उस टाइम की जो उनकी पैदावार थी, आज वो हिजबुल्लाह एज ए स्टेट विद इन स्टेट, तो लेबनान की आर्मी से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। 87 में हमास पैदा हुआ। अब हमास की बड़ी कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं सर। तो बेसिकली उस टाइम क्या हो रहा था कि गाजा में टफ वार चल रही थी, मुस्लिम ब्रदरहुड जो कि इजिप्ट से इंस्पायर्ड था, पीएलओ फतह के अपनी एलिमेंट्स थे, और मुजम्मा करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको कहा जाता है कि इजराइल ने बनाया था टू काउंटर दीज टू थिंग्स। और जब इजराइल की लड़ाई चल रही थी पीएलओ और फतह के साथ और मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ, तो उस टाइम मुजम्मा ने सिर्फ वेलफेयर के काम किए, उन्होंने दे डिडंट टेक ऑन आईडीएफ। इसलिए लोग कहते हैं कि वो जो वही मुजम्मा जो था बाद में वो कन्वर्ट हुआ इसमें हमास में। कुछ लोग कहते हैं ये कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन इजराइल ज्यूइश एक बड़ी फोकलोर है जिसमें ना इसको हमास को गोलम कहते हैं। तो गोलम इज अ कहानी ऑफ इन ज्यूइश फोकलोर। गोलम एक मिट्टी का बुत था जिसको जिसने बनाया, बाद में बुत में जान डाली, और जैसे जान डाली वो बुत जो है वहां से भाग गया, और ही सॉर्टेड आउट द पर्सन हु हैड मेड इट। सो ज्यूज जो है हमास को गोलम इसलिए कहते हैं बिकॉज दे बिलीव कि हमास जो है वो उसका ओरिजिन जो है बिकॉज ऑफ इजराइल, उसको जो इक्विप किया गया इजराइल ने। जो एक चीज मेरे को कल आज थोड़ा सा एक सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू सर, हमास का जो आइडियोलॉजिकल रिलेशनशिप है दैट इज मोर विद मुस्लिम ब्रदरहुड rather than with Iran. यस सर। तो दिस वो तो अभी हमास जो है अभी ईरान इस गेम में नहीं आया सर। अभी हमास है जस्ट सॉर्टेड आउट ब्रदरहुड एंड पीएलओ, एंड उसको हेल्प कर रहा है, मुजम्मा को हेल्प की इजराइल ने। और इजराइल ने ये जो उनको हेल्प की इन द सेंस कि पीएलओ के जो वेपन पकड़े गए वो इन्हीं को पकड़ाता रहा बाद में, और हमास केम इनटू बीइंग इन फुल फ्लेज्ड फॉर्म एज यू नो। हालांकि हमास की हिस्ट्री आप वेबसाइट पे जाके कहेंगे, वो कहेगा हम 1935 से एग्जिस्टेंस में है डिफरेंट नेम्स के साथ, बट वर्ल्ड नोज कि 87 में हमास करके जो एंटिटी पैदा हुई टू सॉर्ट आउट अदर फैक्शंस ऑफ पैलेस्टीनियन मूवमेंट। तो टिल नाउ इजराइल हैड नॉट कम इनटू दिस। अभी हुआ क्या सर, 3 साल बाद 1990 में इजराइल ईरान इस गेम में आया हमास को हेल्प करने के लिए। सो 87 में हमास केम इनटू बीइंग, एंड 90 में खबरें आनी शुरू हो गई कि हमास का कुछ टाई अप हुआ ईरान के साथ। और 99 में तो बाद यूएस के पेपर्स लीक हुए थे जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला था कि $35 मिलियन USD दे चुका है हमास को ईरान। तो हुआ क्या था सर, जब थोड़ा उसमें आई आल्सो जस्ट डाइवर्ट, चलो इसमें इसको खत्म कर लेते हैं सर। तो जब इनकी ईरानियंस ने हमास को रीच आउट किया सर, फर्स्टली देयर शिया और सुन्नी का इशू बीच में आ गया। हमास इज नॉट शिया एंड ईरान इज शिया, लेकिन एज दे वर वार्मिंग अप एंड लिटरेचर सेज कि हमास काफ़ी कॉशियस था इसको लेके कि जो ईरान के साथ इसको हमारा आइडियोलॉजिकल बहुत बड़ा डिफरेंसेस है तो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या सर, देयर केम ए स्टेज जब इनके जो हमास के बड़े बड़े लीडर थे जिसमें अब्दुल रंतेसी करके एक था एंड शेख यासीन, ये 2000 और 2004 के बीच में मार दिए थे इसराइल ने, असैसिनेट कर लिए थे।
एंड दैट इज अ टाइम व्हेन हमास बिकेम वेरी वेरी वीक। और आपको ये भी याद होगा सर, 99 से पहले हमास का जो सो कॉल्ड हेडक्वार्टर होता था जॉर्डन के अंदर, उन्होंने उठा के उनको वहां से निकाल दिया बाहर, एंड दे लैंडेड अप इन दमस्कस 99 में। और जब दमस्कस में पहुंचे हैं सर, उसी टाइम पे हमास ने भी वहां पे आके अपना IRGC का हेडक्वार्टर 99 में ही दमस्कस में इस्टेब्लिश किया, जिसको अभी इसराइल ने बॉम्ब किया है रिसेंटली। तो 2007 के आते आते, और इसमें एक और हमें बड़ा फैक्टर देखना पड़ेगा, जब सदाम को हमने इनको ये प्लग किया USA ने, तो सदाम का एक रूटीन थी कि वो पैलेस्टीनियन के जो मारे जाते थे पैलेस्टीनियन, वेदर दे वर किल्ड फाइटिंग इजरायलीज और दे वर किल्ड इन बॉम्बार्डमेंट्स वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, उनकी फैमिलीज को सदाम यूज्ड टू गिव मनी एंड शेल्टर। तो जब सदाम को यहाँ से US ने निकाला ना सर, उसके बाद ईरान ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली, और जो पैसा पैलेस्टीनियन की विक्टिम, सो कॉल्ड विक्टिम्स को मिलता था इराक की तरफ से, वो ईरान ने अपने ऊपर ले लिया। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ हमास लीडरशिप गेटिंग किल्ड, ईरान टेकिंग केयर ऑफ पैलेस्टीनियंस, एंड 99 का वो जो उनको वहां से निकाला और वो डमस्कस पहुंचे और उन्होंने अपना ऑफिस खोल लिया उसके बगल में। तो ये these 3-4 इवेंट्स ओवर ऑलमोस्ट 10 years ब्रॉट हमास एंड ईरान टुगेदर। और 2007 में जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर बोलते हैं, जो कि इजिप्ट और गाजा के बॉर्डर पे टनल्स हैं, उसके थ्रू ईरान ने फिर सरेआम हमास को सप्लाई करना शुरू कर दिया। और कई जहाज पकड़े भी गए थे, उस टाइम इजरायली नेवी ने पकड़े थे, दे आर फ्लाइंग फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। बट बाद में पता जब उनको पकड़ा गया तो बड़ा एक फेमस फोटोग्राफ है जहाँ पे शिप इज फुल ऑफ मिसाइल्स एंड रॉकेट्स जो ईरान भेज रहा था हमास को। और जब ये रिलेशन ना सर, ये भी बड़ा स्मूथ नहीं था, क्योंकि बीच में सीरिया में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, और सीरिया को असद को बैक कर रहा था ईरान, असद मार रहा था सुन्नीज को। तो हमास एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर 2007 it protested कि भाई ये क्या हो रहा है, ईरान इज सपोर्टिंग समबडी हु इज किलिंग सुन्नीज एंड वी आल्सो सुन्नीज। तो एक 2007 और 2014 के बीच में फिर इनके बीच में एक फ्रिक्शन आई। तो इनका रिलेशन भी सर बहुत ज्यादा, जैसे हिजबुल्लाह का शुरू से ही ईरान के साथ है, बिकॉज एक कॉन्टिग्यूटी भी है उनका, वहीं पे सीरिया साथ में जुड़ा हुआ है, साथ में लेबनान है, वो इनका इतना प्यार मोहब्बत का रिलेशन ऊपर नीचे होता रहा। और अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो बीच में हमास वालों ने बोला कि वो दिन चले गए जब इजराइल हमें हेल्प करता था, अपनी करता। लेकिन जब 2014 में हमास टुक ऑन इजराइल इन सो कॉल्ड रॉकेट वॉरफेयर, तो उसको देख के ईरान को एक मन को तसल्ली हुई कि ये एक फोर्स है कि लेबनान हैज, हिजबुल्लाह हैज मोर रॉकेट्स एंड मोर आर्मरी देन व्हाट हमास हैड दैट टाइम। इवन टुडे force wise also Hezbollah is much more than Hamas, but the way Hamas took on Israel from Gaza in 2014, that event gave confidence to Iran, और ईरान ने फिर उसके बाद रॉकेट्स, मोटर्स और फिर सब हर किस्म के हथियार जो है वो उन्होंने भेजने शुरू कर दिए इनको गाजा में। उस टाइम से ईरान खुद सैंक्शंस फेस कर रहा था, तेल बिक नहीं रहा था। तो देन दे रशियंस की हेल्प के साथ और हमास की हेल्प के साथ इन ऑपरेटर्स ने मिलके दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग ऑयल फ्रॉम ईरान, स्मगलिंग ऑयल इनटू सीरिया। सीरिया जो वहां से जो आगे सेल करके पैसे बना रहा था उस ऑयल का, उससे जो प्रॉफिट जो था दैट यूज्ड टू बी हैंडेड ओवर टू IRGC हेडक्वार्टर इन दमस्कस इटसेल्फ, और वहां से वो पैसा फिर हमास को डिस्ट्रीब्यूट होता था थ्रू देयर ओन चैनल्स। सो ये 2018 के इवेंट है। और 2022 आते आते सर फिर सीरिया और हमास का भी टाई अप हो गया। ईरान ने कहा जा ठीक है, जो असाद ने जो किया वो फॉरगेट इट, वो जो भी था वो था। जब ये सब कुछ हो रहा था तो अरब स्प्रिंग करके आया 2010, 11, 12। सबसे पहले हुआ वो जाके यमन के अंदर, और वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन थी अंसर अल्लाह करके, शिया मूवमेंट थी, जो कहते थे कि US, इजराइल और सऊदी सारे हमारे टारगेट हैं, हम उनको मारेंगे, दे शुड नॉट बी एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड। तो वो जो अंसर अल्लाह है, जिसको आज हम हौतीज के नाम से जानते हैं, ये जब 2014-15 में सऊदीज ने इंटरवीन करने की कोशिश की, बिकॉज दे हैड ओवरथ्रोन द गवर्नमेंट देयर इन यमन, तो सऊदीज को उन्होंने आगे से बड़ी बुरी तरह से मारा। और कासिम सुलेमानी जो था, जिसको बाद में अमेरिका से मारा था, जो कुड्स फोर्स का कमांडर था, कुड्स इज अगेन पार्ट ऑफ वन ऑफ द 5 ब्रांचेस ऑफ IRGC। तो उसने हुदीज के साथ जो सप्लाई और ट्रेनिंग उसने की थी, दैट्स अ रीजन US टारगेटेड हिम इन 2020। तो अभी हुतीज, हिजबुल्लाह और हमास और ऑफ कोर्स सीरिया के अंदर 1 लाख के आसपास जिहादीज हैं, ईरान ने इकट्ठे कर रखे हैं, दोज हु बिलोंग टू ऑल नेशंस इन वेस्ट एशिया एंड पाकिस्तान। तो ईरान ने बेसिकली इजराइल को इंसर्कल कर लिया, एंड दिस इज हाउ
दिस जो इनकी राइवलरी की एक नई जो हमने देखी, जो कॉन्फ्लिक्ट 2014 के बाद 2010 के बाद वो एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचा। और इसका बेसिकली ये क्या कहता है ईरान कि मेरे न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो इजराइल है। इजराइल कहता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेगा तो ये हमारे इट विल सॉर्ट मी आउट, बिकॉज ईरान का स्टेटेड मिशन है कि हमने इजराइल को इस दुनिया के नक्शे से खत्म करना है। तो ये हो गया बड़ा बड़ा जियो पॉलिटिक्स। अब आपके उस पर आते हैं सर, लव हेट रिलेशनशिप, जो टॉपिक था वो मेन रह गया सर। तो इनका प्यार मोहब्बत का रिश्ता इतना इतना इंटरेस्टिंग है सर। और अगर हम इजराइल और इराक के प्यार मोहब्बत के रिश्ते को भी यूएस का तड़का समझते हैं सर, तो फिर हमें समझ आती है कि ये वेस्ट एशिया में ऐसा क्यों है जो हो रहा है। तो इराक जो था वो सोवियत कैंप का मेंबर था सर, वी ऑल नो। तो 1980 टू लेके 88 तक दे हैड 8 इयर्स वॉर विद ईरान। और जब ये लड़ाई शुरू हुई है सर, उस टाइम इराक रशियन कैंप में था और यूएस ने इराक को अंदर अंदर से हथियार सप्लाई किए, बिकॉज यूएस थॉट कि ईरान जो है बड़ा पावरफुल हो रहा है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 1980, आफ्टर द सीज इन एम्बेसी सीज वाज आल्सो गोइंग ऑन दैट टाइम, तो अमेरिका ने ऑलरेडी अपने दुश्मन के दोस्त को, रशिया के दोस्त जो इराक था, उसको हथियार सप्लाई करने शुरू कर दिए। सदाम हुसैन हैड मनी दैट टाइम, पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, ऊपर से रशिया से भी हथियार आ रहे थे, अमेरिका से भी आ रहे थे। बोला अभी मैं जाकर इनको सॉर्ट आउट करता हूँ। दिस स्टार्टेड इन कार्टर्स टाइम। अभी यूएस को प्यार तो कोई नहीं था इराक के साथ, बट उनको ये डर था, क्योंकि उस टाइम न्यूज़ आनी शुरू हो गई थी कि ईरान ने कुछ अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कुछ काम करना शुरू किया है। कंफर्म नहीं था। इराक ने उस टाइम फ्रांस से अपना फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इंपोर्ट कर लिया था। तो आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए सर, यूएस जो कि इजराइल का दोस्त था उस टाइम तक बड़ा क्लियरली, वो इराक को इक्विप कर रहा है कि तू ईरान से लड़ाई कर। और इजराइल जो कि ईरान का सोन एनिमी है, वो इजराइल और ईरान इकट्ठे बैठ के 79 में प्लान बनाते हैं हाउ टू टेक ऑन द रिएक्टर विच इराक इज वाज दैट टाइम अबाउट टू बिल्ड। 79 80 में लड़ाई स्टार्ट होती है। इजराइल ओपनली अर्ज करता है ईरान को, प्लीज गो एंड डिस्ट्रॉय दैट रिएक्टर, बिकॉज इफ यू डोंट डिस्ट्रॉय इराकी रिएक्टर विच इज ओनली 16 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ बगदाद, तो अगर बोला उसको नहीं उड़ाओगे तो क्या सब उसका क्या नाम था, ओसिरैक का रिएक्टर नाम, वो मशीन का नाम ही ओसिरैक था जो फ्रांस से आई थी। तो इजराइल टेल्स ईरान कि अगर आपने जाके इसको नहीं उड़ाया आज की डेट में, कल कोई न्यूक्लियर अटैक आपके ऊपर करेगा। तो ईरान सेंड्स एयरफोर्स। वो जब जाते हैं तो लास्ट मिनट में उनको इनपुट से आती है कि जो रिएक्टर जो बन रहा था वो बन चुका है और उसके अंदर इनरिचमेंट शुरू हो चुकी है। नाउ ईरान इज नाउ डायलेमा कि अगर मैंने उड़ा दिया, इजराइल तो 1600 किलोमीटर दूर है ईरान से, इराक से, तो उसको तो कुछ होना नहीं, इसका स्पिल ओवर जो है वो ईरान के अंदर आएगा। So instructions were given to pilots last minute. So what pilots did, they went and destroyed the control room of that reactor, and they also destroyed the main powerhouse of Baghdad, which was supplying electricity to this reactor. So in a way they said, okay, let's cripple this. लेकिन within few hours they came to know कि ये जो enrichment अभी start नहीं हुई है, अभी बन ही रहा है। तो इसलिए इरानियंस ने सेकंड वेव में जब अटैक किया है तो उन्होंने फोटोग्राफ्स खींचे उसके रिएक्टर के। अब वो जमाना तो था नहीं ना, इतना सैटेलाइट का भी नहीं था इतना, वो आई एम टॉकिंग ऑफ 1980। वो फोटोग्राफ्स इन्होंने इजराइल को दिए और इजराइल को बोला अब तुम जाके ठोको, एंड देन इजराइल वेंट एंड डिस्ट्रॉयड दैट रिएक्टर। सो इतनी प्यार मोहब्बत, पहले लड़ाइयाँ, उसके बाद इनकी प्यार मोहब्बत। दिस इज 81 जून 81 की बात है जब इन्होंने जाके, और जब इजराइल अटैक करने जा रहा था सर, उन्होंने ईरानियंस को बोला कि देखो हम तो अटैक कराएंगे लेकिन उसके बाद इराक विल बम्बार्ड अस, क्योंकि इराक के पास सब कुछ था। तो फ्यू आवर्स बिफोर ईरानियन इजराइलीज वेंट इन, उसमें वो इशू हो गया, जॉर्डन ने बोला मेरे एयर स्पेस में नहीं आना, सऊदी ने बोला नहीं, जैसे भी हो रहा है सर सेम कहानी, हमारे ऊपर से नहीं आना। एंड दे वर कैलकुलेटिंग कि एयर फ्यूलिंग नहीं हो पाएगी, रीफ्यूलिंग नहीं होगी एयर टू एयर। देन दे सेड कि दे इंक्रीज द टैंक साइज ऑफ F-16 एंड द मॉडिफाइड एंड दे वेंट इन। लेकिन जाने से पहले ईरान वेंट इन फर्स्ट टू हेल्प इजराइल, एंड दे बम्बार्डेड एयर बेस ऑफ इराक, जिसमें इनके TU सीरीज के जो बॉम्बर थे लॉन्ग रेंज TU-22, उनको उड़ा दिया, इंक्लूडिंग 48 एयरक्राफ्ट। एंड फ्यू आवर्स लेटर इजराइल नाउ वेरी वेल अवेयर कि अब इराक चाहेगा भी तो मेरे पास अपने जहाज नहीं भेज सकता, सो दे वेंट एंड बम्बार्डेड, तो दे डिस्ट्रॉय दिस न्यूक्लियर रिएक्टर। सो इसमें फिर एक पॉइंट आया सर, वॉर में 8 साल की लड़ाई थी, जब ऐसा लगने लगा कि ईरान इज गोइंग टू लूज, बिकॉज बाय 87 दे हैड लॉस्ट 1 मिलियन सोल्जर्स ईरान, एंड इराक तो वो बरसे को रखा था, उसको रशियन सपोर्ट भी थी ईरान। उस टाइम फिर अमेरिका ने एक वहाँ पे कार्टेल खड़ा किया जिसको ईरानियन कॉन्ट्रा अफेयर कहते हैं, और उसमें हथियार अमेरिका ने ईरान को हथियार सप्लाई किए।
और उसमें मिसाइल जो थी वो इजराइल से आई टू हेल्प ईरान फाइट। तो ये इनकी अगर आप कहानियां देखोगे, मतलब इट्स लाइक अ अच्छी फिल्म स्टोरी है, वेरी सस्पेंस काइंड ऑफ ए नॉवल कि कैसे रहते रहे हैं। और अभी आप देखिए सर, अभी 45 इयर्स से ईरान जो है वो सैंक्शनड है यूएस के द्वारा, हाँ, हाँ, लेकिन इनकी बैक चैनल चलती रहती हैं। जब चल इन्होंने चल सोलेमानी को मारा तो हाँ, ईरान ने बोला मैं तेरे पे अटैक करूंगा इराक में, तो तू अपने सोल्जर हटा ले। हाँ, एंड अमेरिका पुल्ड आउट द सोल्जर्स, दे फायर्ड फ्यू मिसाइल्स, दे लैंडेड नोवेयर इन अ वेकेंट कैंप। और उसके बाद 113 सोल्जर हो तो अमेरिका के वो ट्रॉमा में आ गए बिकॉज ऑफ द या साउंड ऑफ द मिसाइल्स। आई थिंक वी स्पोक अबाउट इट अर्लियर आल्सो कि फिर या मजाक करते हैं कि हम लोग सिर्फ उनको सिरदर्दी कर सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। बट अभी सॉरी, हाँ, सर, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, इसमें इस स्टोरीज के अंदर इतनी स्टोरीज है सर कि जब जब अमेरिका इन्वेड करने आया इराक को सर, तो उस टाइम भी ईरान और अमेरिका के आपस में ओवरटली दे वर नॉट फ्रेंड्स। Iran supplied all the intelligence to America, and then it was Iran who negotiated with Saddam's Republican या Guards on करेक्ट। behalf of America. And Iran told them, तुम अमेरिकन को अंदर आने दो, अमेरिका आएगा, वो सॉर्ट आउट करेगा, ईरान सदाम को पकड़ेगा, उसके न्यूक्लियर वेपन जो थे नहीं उनको उड़ाएगा, उसके बाद अमेरिका विल हैंड ओवर इराक टू यू। तो रिपब्लिकन गार्ड सेड ठीक है यार, मरना किस लिए अमेरिका से लड़के। तो दे केप्ट ऑन विड्रॉइंग एंड दे लॉस्ट द वॉर। एंड देयर या आफ्टर अमेरिका रिफ्यूज टू गो, यस and सारे रिपब्लिकन गार्ड जाके दे क्रिएटेड a very beautiful organization called ISIS. या So this is how this game was played. आप कुछ कह रहे थे सर? We can या I can नहीं, मैं ये take कह it. रहा था कि कई बार क्या होता है, अभी अगर आपकी पूरी बातचीत सुने, इसमें Sir, डोमेस्टिक प्रेशर कितना काम करता है कि आप अब जैसे अभी का अगर हम सिचुएशन ले लें, sir, एक एक अगर इजराइल के ऊपर ईरान ने जो ये मिसाइल और ड्रोन्स का अटैक किया, sir. was it something to do with to satisfy the domestic audience for that, as well as tell the other person कि यार ये इसके ऊपर एस्केलेट ना हो? क्या ये इस तरह की प्लानिंग करते हैं? ऐसे ही होता है सर। इनफैक्ट जब जब इन्होंने सुलेमानी को मारा था अमेरिकन ने, और जब ईरान वांटेड टू रिटेलिएट, तो दिस वाज प्रिसाइजली द पॉइंट दे मेड। दे सेड वी हैव टू रिटेलिएट बिकॉज ईरान इस टाइम सर काफी स्लिपरी स्लोप पे चल रहा है। ईरान के अंदर काफी ज्यादा Correct. डिससेटिस्फेक्शन है लोगों की। इनफैक्ट इसकी भी अगर थोड़ी सी हम हिस्ट्री, अच्छा उसमें एक और अच्छा हुआ याद आ गया सर। इनका एक ग्रुप होता था सर ईरान में, विच वाज लेफ्टिस्ट ग्रुप, एंड दे बिकेम काइंड ऑफ टेररिस्ट लेटर ऑन। No, वो काफी काफी पावरफुल ग्रुप था, कम्युनिस्ट ग्रुप। हाँ सर, हल्क, मुजाहिदीन हल्क। हाँ, मुजाहिदीन मुजाहिदीन हक। हल्क मुजाहिदीन हल्क ईरान के अंदर पंगे कर रहा था खुमैनी के साथ, और जो आज भी करता है। हाँ, और जो आज लोग कहते हैं कि सिर्फ 15% पॉपुलेशन ईरान की इरानियन रिजीम के साथ है। जो आपका पॉइंट है करेक्ट। कि व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ डिससैटिस्फैक्शन इनसाइड द कंट्री, दैट्स हमने देखा ना सर, जब पाकिस्तान में प्रॉब्लम होती है तो इंडिया पे अटैक करता रहा हिस्टोरिकली। अभी चाइना क्यों, पीपल आर स्केर्ड ऑफ चाइना डूइंग समथिंग फनी बिकॉज शी जिनपिंग इज आल्सो ऑन अ वेरी स्लिपरी स्लोप। तो करेक्ट। ये डिक्टेटर्स और ऐसे लोग होते हैं सर, जब इनके अंदर वाले हालात कंट्रोल नहीं होते तो दे ऑलवेज डू समथिंग नास्टी टू द नेबर्स टू डाइवर्ट अटेंशन। तो ये मुजाहिदीन हल्क जो था सर, इन्होंने, ईरान ने बोला कि ये हमारे कंट्री की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ईरान का जो दुश्मन था अमेरिका, उसने उसको यूएन के थ्रू सैंक्शन करा दिया, डेजिग्नेट करा दिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे टेररिस्ट नहीं अभी करते ये, कभी चाइना वीटो कर देता, कभी इसको किसी ने वीटो नहीं किया, कर दिया। तो उन लोगों ने सर अपनी जान बचाने के लिए दे चेंज देयर नेम एंड दे बिकेम एनसीआरआई, नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस इन ईरान, या एनसीआरआई। और बेसिकली मार्क्सिस्ट ग्रुप है। They are the ones who, because they were insiders, they were the people who wrote a paper in 2004 telling the world कि Iran has now started working on a nuclear program. And जो बहुत सारे sanctions बाद में आए और बाद में न्यूक्लियर डील भी हुई ओबामा के साथ, वो जब कहानी है, तो अंदर का प्रेशर तो रहता है सर, स्पेशली व्हेन यू हैव अ ऑर्गेनाइजेशन विच, ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम का जो एक्चुअल कहानी है वो एनसीआर ने दुनिया को पकड़ाई। एआईए का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, उसको, दे आर द पीपल हु रोट दैट पेपर विद एविडेंस। एंड उसके बाद ये सडनली दुनिया की नजरें फिर इसके ऊपर आ गई, एंड देन हुआ जब 9/11 हुआ सर, उसमें यूएस जब तालिबान को सॉर्ट आउट करने अफगानिस्तान में जा रहा था, उसका सबसे बड़ा इंटेलिजेंस कोलैबोरेटर ईरान था। हाँ, तो 2005 में जब ये क्या था इनका, अहमदीजाद अहमद निजात, अहमद निजाद, निजात।
whose famous photograph of the siege of embassy, you can see the Correct. briefcase वो बगल में खड़ा है, वो बाद में कहता मैं नहीं हूँ, उसने बाद में हाँ, डिनाई कर दिया था। correct. उसने आके 2005 में उसने बड़े बोल्ड स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। उससे पहले इनका ये रिलेशन बिल्कुल प्यार मोहब्बत और चलता रहा। और फिर 2013 से 2015 में फिर इनकी वो न्यूक्लियर डील हुई, 2018 में ट्रम्प ने उस डील को खत्म कर दिया। तो अभी दुनिया कहती है कि ईरान ऑलरेडी एक न्यूक्लियर पावर है। कुछ कहते हैं कि 3 न्यूक्लियर हेड्स हैं, कोई कहते हैं वॉर हेड्स हैं, कोई कहता है 9 हैं। बट इसमें कैच है सर, आप ईरान का, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि अभी लोगों ने कहा 300 मिसाइल फायर की। नाउ इट्स लाइक यूक्रेनियन वॉर वेयर वेस्टर्न प्रेस एंड मीडिया वेंट आउट ऑफ वे टू से कि रशिया को तो मार दिया यूक्रेनियन ने शुरू में, रशिया तो खत्म हो गया पहले दिन में। यहाँ भी सर अभी जो खबरें निकल के आ रही हैं, अब कितनी सच्ची हैं क्या झूठी, भी कांट रियली से दे से कि दे वर नॉट 300 प्रोजेक्टाइल्स ऑफ ऑल काइंड, देयर वर ओनली 40-45 ऑफ देम and they were sent in 2 waves. First wave went into to attack and they were countered by Israeli defense mechanism, and the second wave was very sophisticated drones who were for shooting the complete system of Israel as it was taking on Iranian projectiles with a to study how that thing works. कितना सच है कितना झूठ है ये तो इज वेरी डिफिकल्ट, बट इतना जरूर है सर, अगर आप ईरान का हिस्ट्री देखेंगे, और आज भी सर जब यूएस ने उस दिन बोला, जब इजराइल ने ईरान के पे अटैक दमिश्क में अटैक किया और यूएस सेड नो नो डोंट डू इट, दे टोल्ड ईरान, तो व्हाट ईरान सेड दे वांटेड 2 थिंग्स, अगेन बैकडोर चैनल। एक ने बोला सीज फायर करवा दो गाजा में, ये वाला जो इजराइल का एक्शन चल रहा है उसको बंद करा दो, और हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो ट्रीटी जो डील हमारी हुई थी उसको रीस्टार्ट करो। तो ये हमें दिखाता है सर कि जो आपने पॉइंट दिया डोमेस्टिक प्रेशर का, कि while Iran may have already achieved the capability to produce a nuclear weapon or is very close to it as the world believes it, उसके फाइनेंशियली वो इतना बुरा अंदर से सैंक्शंस के कारण इतना बुरी तरह से उसका हाल अंदर रखा है, पीपल आर सो अनहैप्पी इनसाइड कि ईरान इज विलिंग टू पुट दैट न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑन द टेबल एंड से इसको तुम अपने पास रखो और मेरे सैंक्शन हटाओ। तो ईरान इज वॉकिंग वेरी टाइट रोप एक तरफ, तो और ये भी हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन बना रखे हो एंड देन बाकी बोले ओके नो आई डोंट वांट टू मेक दिस प्रोग्राम, सो मैं व्हाटएवर इट इज। सी ये बड़े मजे की बात है कि मेरे पास एक हथियार है, बट मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि है, क्योंकि मैं चला तो शायद ना पाऊं, जैसे माओ कहता था इट्स अ पेपर टाइगर। होते नहीं सर, ये चलाने के लिए नहीं है न्यूक्लियर, ये तो अपने पास है कि हाँ आई एम Sir. कैपेबल ऑफ डूइंग इट। तो सिमिलरली ओके क्विकली बिकॉज we have lot of questions also, and in fact there are few questions जो audience ने पूछ लिया, तो I will skip those questions, they may not be in that sequence. China कहाँ आता है इस पूरे गेम में, because no discussion can be complete without China. सर रशिया चाइना को हम लोग अभी एक ही ब्रश से ट्रीट करते हैं, लेकिन आपस में डिफरेंसेस तो हैं, बट जब यूक्रेन की वॉर शुरू हुई तो एक बड़ा सीधा सा सिंपल सा तरीका था, चाइना वांटेड कि अमेरिका जो रशिया यूक्रेन में कर रहा है पूरे नेटो के फोर्स लगा के, उसके बाद चाइना के साउथ चाइना सी में अपने फ्लोटिलिया घुमा रहा है, तो दे वांटेड समथिंग वेयर अमेरिका कुड बी पुल्ड इनटू, सक्ड इनटू, एंड दैट थिंग हैपेंड टू बी वेस्ट एशिया। उससे पहले सर आप ये भी देखिए, जब यूएई ने और टर्की ने अपने डिप्लोमेटिक शुरू कर दी, और यूएई ने तो रिकॉग्नाइज किया इजराइल को पहली बार, बहरीन चला गया, उसमें सब कुछ होने लगा, और साउदीज और ईरानियंस आल्सो स्टार्टेड टॉकिंग। While Iran was talking to Saudis, जो अब्राहम अकॉर्ड हो रहे थे सर, उस टाइम ईरान वाज आल्सो ट्रेनिंग हमास टू अटैक इजराइल द वे दे अटैक्ड ऑन 7 अक्टूबर। तो एक बड़ा तगड़ा स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन ईरान ने खेला, जब पूरा वेस्ट एशिया और दुनिया सोचने लगी कि यहाँ से अभी ठीक है, अभी यहाँ कुछ नहीं होने वाला, नाउ सारी कहानी यूक्रेन और उसके बाद साउथ चाइना सी में होगी। तो सडनली ईरान वाइल शोइंग लॉट ऑफ लव टुवर्ड्स इसका जो तगड़ा दुश्मन है सऊदी अरेबिया, उसके साथ दोस्ती करना शुरू कर दी। कुछ कंट्रीज हैं, इजराइल को जफे डालनी शुरू कर दी, इसने पीछे से हमास को ट्रेन और इक्विप कर दिया टू डू दिस। तो ये जो इसको मैं कहता हूँ सर 4 बर्नर स्ट्रेटजी जो ईरान हमेशा करता है। ईरान के पास एक कन्वेंशनल वॉरफेयर है जो इसने पहली बार इजराइल पे यूज किया, दे फायर्ड देन इजराइल आल्सो फायर्ड बैक, एंड देन दे हूतीज, दे हैव हिजबुल्लाह एंड दे हैव हमास। तो एक गैस स्टोव के 4 बर्नर हैं सर, जहाँ पे ईरान का मन करता है उसकी हीट बढ़ा देता है, जिसकी हीट ज्यादा हो जाए उसकी कम कर दूसरा बर्नर ऑन कर देता है। सो ये जो पूरा और जो न्यूक्लियर डील को टेबल पे रखने के लिए तैयार है, तो ये एक ही चीज समझ आती है सर कि इस टाइम जो सारे वीकेंड नेशंस हैं, और स्पेशली अगर यूएस निकल जाता है यहाँ से जैसे हो रहा था, अगर यूएस हैड स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन साउथ चाइना सी, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही बड़े प्लेयर बचने थे, क्योंकि सऊदी अरेबिया की आर्मी फौज कुछ नहीं है सर। ईरान हैज
is now controlling Syria and Iraq because दोनों में शिया पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा। तो उनका सीरिया जो भी आज़ाद हुआ बचा हुआ असद के उसमें, तो ईरान इज एक्सपैंडिंग। ईरान यहाँ का गुंडा है सर आज की डेट में। इजराइल के एंगल से देखते हैं तो उसको लगता है कि इसको अभी नहीं रोका तो ये बाद में काबू नहीं आएगा। ईरान कहता है कि ठीक है जी, आपको मेरे न्यूक्लियर वेपन से लाइक मैं न्यूक्लियर वेपन बना रखे हूँ, बोला ठीक है मैं नहीं करता जी, ये रखो मेरे को पैसे आने दो। तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन बना हुआ है। आगे क्या होगा लोग पूछते हैं क्या होगा, नोबडी कैन से, बट एक ट्रिगर जो वर्ल्ड वॉर 3 का एक ट्रिगर जो है वो इस टाइम वेस्ट एशिया में है। इन दोनों देशों की दुश्मनी जिसका कोई लॉजिक नहीं है, आपने शुरू में कहा, लेकिन लुक एट द सिचुएशन सर, कुछ यहाँ पे होता है तो moment something happens there, something else will happen in Taiwan and in South Korea, and then वो वर्ल्ड वॉर नहीं, स्टार्ट हो जाएगा। तो दो एक वो चाइना का बड़ा फेमस सेइंग है ना, आई थिंक Sir. हु जुनताओ की बातचीत Sir. थी, उसने Sir. अपने कंट्री को कहा था व्हेन द यूएस वाज बिजी सॉर्टिंग आउट और फाइटिंग दैट ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, सो उस टाइम उसने बोला था कि अब हमारे पास एक विंडो है जबकि यूएस की नजर हमारे ऊपर नहीं है, लेट्स True, sir. मेक यूज ऑफ दिस विंडो एंड ट्राई एंड गेट, बिकॉज सैंक्शंस उनके ऊपर भी थी टाइनामेन स्क्वायर के बाद, लेकिन वो ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी और वो सब करते करते यू सी द पेस एट विच चाइना हैज प्रोग्रेस्ड। सो अभी भी मेरी फीलिंग ये है कि चाइना इस सब चीज में कहीं नहीं पड़ेगा, वो अपने इंटरनल मैटर्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा, अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग करेगा, और वो कहीं किसी सिचुएशन में ग्लोबली, जैसे कि वो इतना बड़ा कंट्री है एंड डिजायर्स टू बी ए सुपर पावर, वो ग्लोबली इसके अंदर इंटरवीन नहीं करेगा। सो उसने जो करना था बिल्कुल उसने जो करना था कर दिया। ईरान प्रॉक्सीज को यूज करता था, उसने ईरान को प्रॉक्सी यूज करके अमेरिका को फंसा दिया, और अभी अमेरिका को फंसा दिया फॉर इयर्स। अम्यूनिशन खत्म हो रहा है उनके, रॉकेट्स खत्म हो रहे हैं। हाँ, तो दे यूक्रेन के थ्रू भी चाइना का, आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि यूक्रेन की लड़ाई जो चाइना और अमेरिका की है, रशिया तो बीच में आ गया, मतलब तो इन्होंने उल्टा वही गेम इनके ऊपर खेल दी। एक और इम्पोर्टेंट, ईरानियन प्रेसिडेंट क्यों गए पाकिस्तान? सर हिस्टोरिकली सब ईरानियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आते हैं सारे, आज तक जितने हुए हैं, बट ये बहुत लंबे टाइम के बाद है। तो सर इसमें दो हो सकती हैं ऑप्शन। वन इज कि ईरान इज वीक, विच पीपल वांट पीपल वर्ल्ड टू बिलीव कि ईरान इज वीक, विच समहाउ आई डोंट बिलीव। अगर ईरान वीक है तो वो आया होगा यार, मत बंद करो यार जैश ए अदल, जो ईरानियन जो इजरायली जो कंपोनेंट बैठा हुआ है बलूचिस्तान में, जैश ए अदल जो इजराइल और यूएस ने बनाया, बोला उनको कब तुम 2 एयर बेस दे रहे हो अभी यूएस को बलूचिस्तान में, मत करो। एंड तभी सर, सो दिस इज इफ ईरान इज वीक, बट ईरान इज नॉट वीक, आई टेल यू व्हाई सर। अगर ईरान वीक होता तो इस साल जनवरी में वो अल्टीमेटम ना देता ईरान पाकिस्तान को कि तुमने अगर वो ऑयल की गैस लाइन नहीं बनाई तो $18 बिलियन टेबल पे रख के आ जाओ। एंड डर के मारे अमेरिका को लेके, और 450 किलोमीटर की जगह उन्होंने 80 किलोमीटर की पाइपलाइन वहीं पे ग्वादर में खत्म कर दी, विच वाज टू कम टू ऑलमोस्ट टॉप ऑफ नॉर्दर्न सिंध। और अमेरिका ने कैसे रिएक्ट किया? अमेरिका ने वो 3 कंपनियां सैंक्शन कर दी जो कि इनकी मिसाइल प्रोग्राम, नॉट दैट अमेरिका को रात को पता चला, बिकॉज ईरानियन को आना था। तो हाउ आई लुक एट इट कि ईरान इज कम विद स्ट्रेंथ, वो भीख मांगने नहीं आया सर, वो आई थिंक वो समझाने आया पाकिस्तान को कि यार सुधर जा, बिकॉज अमेरिका और ईरान में कुछ होगा सर, ईरान पाकिस्तान विल प्ले इट्स पार्ट। और कल एक वो डेफ टॉक्स में बात चल रही थी, मैं उनको कह रहा था यार वो सब कुछ होगा, अमेरिका पाकिस्तान को यूज करेगा, ऑलरेडी आईएसकेपी को यूज कर रहा है, बट होगा क्या एंड ऑफ द डे व्हेन अमेरिका विल आल्सो गो, पीपल विल गो होम, पाकिस्तान का क्या होगा वो पता नहीं। तो सर वो आया है, आई थिंक समझाने आया है, हालांकि लोग ये मानना चाहते हैं कि वो भी रिक्वेस्ट करने आया है। आई डोंट थिंक एनीबॉडी हैज टू रिक्वेस्ट पाकिस्तान टुडे, समझाने आया है सर। I think now we'll take on the questions because we are running short of time. Jack in and out of the box, what will be the changes expected in Iran on a Ayatollah Khomeini's death, who's 85 years old and not keeping well? नहीं, ये रेजिम जो है चलती रहेगी, दे विल ट्राई टू कीप ईरान अंडर कंट्रोल। सेम टाइम पे इजराइल आल्सो हैज अ वेरी गुड ऑप्शन की लड़ाई करने से अच्छा है यूएस और ईरान के पास बड़े, दुनिया पहले कह रही है इन दोनों को, तुम लड़ क्यों रहे हो, मिसाइल्स क्यों फेंक रहे हो यार, यू जस्ट गो एंड डू दिस तख्ता पलट इन ईरान, व्हिच इज पॉसिबल विद 85% ऑफ पॉपुलेशन अगेंस्ट। अगर वो रेवोल्यूशन नहीं होती है, रिवर्स रेवोल्यूशन नहीं होती है, तो somebody else, his son or somebody will come and take over. Yeah, absolutely. Okay, next question. JBJP asks, a head of state has hundreds of ballistic missiles coming at his nation from 1600 kilometers away. Question, how can any head of state say, let them come, it is fixed match, or he will protect his land and people?
देखो फिक्स मैच है ये, एक कॉन्स्पिरेसी थियरी कह लो, फिक्स मैच भी हो सकता है। दूसरा ये है कि 72 आवर्स पहले आपने सबको बता दिया, इंक्लूडिंग यूएस, ईरान टोल्ड यूएस कि हम फायर करने वाले हैं, एंड गेव यूएस एंड यूके चांस टू इंटरसेप्ट फ्यू मिसाइल्स, एंड लाइक आई सेड 340 की फिगर भी डिबेटेबल हो रही है, अभी तो कहते हैं 40-50 ही थी। सो अब ये फिक्स मैच था या नहीं था, ये सब टाइम बताएगा, कोई किताब लिखेगा आज से 10 साल के बाद। आज की डेट में ऐसा लगता है इट वाज अ फर्स्ट टाइम व्हेन ईरान टुक ऑन इजराइल डायरेक्टली। सो दैट्स व्हाई आई टेंड टू बिलीव कि ईरान वीक नहीं है सर, उसके पास पैसे नहीं है, आई एग्री, बट आई थिंक दे रीच्ड अ लेवल वेयर, और देखो अमेरिका भी उसको बड़ा प्यार से खेल रहा है ईरान के साथ। अगर ईरान इतना ही वीक होता तो अभी तक अमेरिका ने कोई, उसकी फ्लीट वहां घूम रही है बगल में सर। Yes, absolutely. I was about to say that. Yes. हाँ, कुछ नहीं कर रहे तो। Next question, Shritik, do you see any rapprochement possible between these two? For Iranian have a deadly hate for Israel, and Israel obviously want to defang Iran. How does world ensure these two don't set Middle East on fire? देखो इरानियंस डोंट हेट इजराइल, इरानियन रजीम हेट्स इजराइल। आप इनफैक्ट इजराइल के अंदर, ईरान के अंदर से आवाजें आ रही हैं प्रो इजराइल। आप अगर वेस्ट एशिया का मीडिया स्टडी करोगे तो जब रजीम चेंज होगी तो एक वो तरीका है कि शायद दूसरा, यस दुनिया इंश्योर, अमेरिका ने जैसे बोला था ईरान को डोंट, बट दे स्टिल वेंट अहेड एंड फायर्ड। लाइक आई सेड, ट्रिगर ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर लाइज हियर। सो वर्ल्ड के पास की चॉइस ही नहीं है, और कोई भी दुनिया की ताकत इस टाइम, चाइना के सर ने पहले बोलते तो अमेरिका के जो हालात हैं, उनका जो 245 ट्रिलियन का डेट हो गया, आईएमएफ ने वार्न कर दिया उनको, तो वो भी लड़ाई नहीं करना चाहते, इसलिए यहाँ लड़ाई नहीं हो रही। अदरवाइज फिर हम उसको फिक्स कह लें, कुछ भी कह लें, there's a trigger and world is doing well to control it. Yes, absolutely. There are two comments from Janal Chaturvedi. I'll quickly flash them. These are value additions. Egypt since 1978 is in US bloc when Anwar Sadat threw out Russian experts. Absolutely Yes, correct, sir. Then next, sorry, Pakistan was created more to check spread of communism from erstwhile Soviet Union. Absolutely correct. This was the comment. Sorry, I didn't उसमें flash एक और था सर, सोवियत यूनियन को तो अफगानिस्तान को क्वेश्चन बना लिया था, एंड दे अगर आप पढ़ेंगे चर्चिल पेपर्स, ही क्लियरली सेज कि अगर हमें वेस्ट एशिया के ऑयल फील्ड्स में ट्रेड करना है तो वी नीड टू हैव अ इस्लामिक कंट्री सिंगिंग आवर सॉन्ग्स, व्हिच वाज गोइंग टू बी पाकिस्तान। सो दिस वाज टू वेज। एंड एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये ऑयल 1953 में जो यूएस ने इंटरवीन किया है ईरान में, वो भी तो ऑयल की कहानी थी। जब आज भी ऑयल की है सर। इफ यू लुक एट इट, ईरान की गलती क्या थी कि उनके ऊपर एक रिजीम को इम्पोज कर दिया गया कि उन्होंने अपने ऑयल के जो रिसोर्सेज थे उसको नेशनलाइज कर दिया। बोला भाई आप यहाँ से ऑयल लेके जा रहे हैं ईरान से, तो हमारी कंट्री को भी फायदा होना चाहिए। सो दैट वाज द ट्रिगर, जहां पर ईरान ने 1953 में, आई थिंक इट वाज 53, जब उन्होंने इम्पोज कर दिया एक पपेट रिजीम, एंड देन इट कंटिन्यूड टिल 1979। सो आई मीन ठीक है, आज आप हाई ग्राउंड पे बैठ सकते हैं, लेकिन आपने क्या किया है इट इज एविडेंट टू एवरीबॉडी। ओके, Indus International Research Foundation, why Iran not content with its own borders and exports revolutionary Shia ideology, arms Hezbollah, Houthis, and instigate October 7 violence in Gaza? What it wants to achieve? Iran wants to dominate West Asia. We must understand that Shia country Iran hai, and so is Iraq. And sizable Shia population lives in all countries in the West Asia, including the oil fields of Saudi Arabia lie in the northeastern part of Saudi Arabia, which is Shia dominated. Yes. And by the way, when we talk of president of Iran coming to Pakistan, 15% of Pakistanis are Shias. Or beauty of Pakistani Shias are they are so rich that Shia mullahs have Sunni followers. This is a very strange thing in Pakistan, sir. So ये भी एक एंगल है। So basically they want to spread the influence because all countries in West Asia are weak militarily. They are very very weak other than Israel. So ईरान को लगता है कि जो इस पूरे कॉन्टिनेंट को मैं, जो भी सब कॉन्टिनेंट को मैं जो काबू करूंगा, उसके रास्ते में एक ही पावर खड़ी है जो मेरे खिलाफ है, इजराइल। अदरवाइज लाइक ब्रिगेडियर भटिया सेड, कोई लॉजिक नहीं बनता है कि उनके बॉर्डर जो मीट नहीं करते, उनका रिलेशनशिप अच्छा रहा है, व्हाई शुड दे बी फाइटिंग? तो इट्स बेसिकली पावर स्ट्रगल, टफ वार है वेस्ट एशिया की।
Colonel R.P. Singh, Israel ties with long-time foe Saudi Arabia, Iran's main religious and regional rival. Is it Shia versus Sunni, or basically he wants you to Sir, comment on Saudi Arabia and Iran's? Sir, Shia, Sunni, and all these things are only for public consumption. जैसे Yes, हम देखें absolutely. ये when it comes to that diplomatic relationship or interest of the country, all these things actually don't matter. Same Iran, Pakistan, Pakistan tried to get Iran into Oman, then said कि no वो Shia है हम Sunni है. But आप देखिए, if you look at Afghanistan and look at Pakistan, both are Sunnis and what they're doing to each other. And what Iran did to Iraq, which was predominantly Shia under a Sunni regime. So, sir, I don't think these things actually matter at that level. These are other interests which come into play, sir. Okay, General Chaturvedi Yes, has said this is absolute. You said they so. always been a majority. Shia's majority. Majority, yeah. His question is, what is the source of funding for Hamas? $35 million, like I mentioned, in 90s, and now every year they're saying about $10 to $15 million Iran is paying to Hamas every year. And then I said, वो जो oil का profit जो Iran smuggles to Syria Yes. using Hamas and Russian contacts, उसका profit भी Hamas को आता है. And now And जब ये Qatar. sorry sir, Qatar. Qatar तो of course the richest country, richest in the world actually. So Okay. Next question is, ask in as per Adi's vlog with Gabriel, he said leftists are tolerant towards Hamas. What will happen in Israel if a leftist government who believes in tolerance with Hamas comes to power? see, that's what I'm saying. ये जो left right Shia Sunni ये चीजें एक level के बाद काम नहीं करती. If somebody says कि कल Iran will hug Hamas just because we have a leftist government in Israel and Hamas is also Marxist, I don't foresee that kind of a thing because Yeah. कई चीजें उसके beyond होती हैं. बाकी time will tell us who's right, who's Yeah, wrong. absolutely. Partha said, can this short-lived exchange of firepower between Iran and Israel be classified as a black swan event that our army chief warned us of? Will the bonhomie between Iran and Pakistan create similar events? ईरान एंड पाकिस्तान की bonhomie क्या उनका तो they also had a transactional exchange of fire. Like people are saying this was also transactional. मुझे क्या लगता है सर वेदर इट इज ईरान पाकिस्तान तो खैर बड़ा छोटा है ईरान और इसराइल और ईरान के जो हो रहा है जो हुआ है रिसेंटली इट इज ऑल बीइंग कंट्रोल्ड बाय पीपल हु एक्चुअली डोंट वांट वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट बिकॉज इफ इट गेट्स सीरियस तो इट विल वो लाइक आई जैसे सेड जिसको हम कहते हैं ना वो एस्केलेशन लेडर जिसको वापस कंट्रोल नहीं कर सकते आई थिंक पीपल आर अवेयर ऑफ या दैट एक बार कास्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा उसको कंट्रोल करना कि काबू तो वही देखिए अगर वॉर आउट ऑफ हैंड चले जाते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा टू गेट इट बैक अदरवाइज या फिर आप ऐसा you can only start the war sir you can only start you can't end it correct invariably. How does Iran's lack of proper air force affect it negatively? This was my question also, so I thought I will reserve it. And are there any advantages that derives from this? Further, should we stock up on kamikaze drone, or do you differ from this? Iran, because they were 45 years of sanctioned country under sanctions, and like India, we not be able to develop an engine of our own even today. So you can imagine Iran का क्या हाल हुआ होगा. So they took a alternate path, whereas they developed very good drones, including the suicidal drones, which they also supply to Russia, and of course ballistic missiles and all. So Israel has found a way out, and Israel has redefined in fact, Ukraine war is now redefined the way next war will be fought. Yeah. So I'm sure our planners, they're also watching. They know more than what we know here, and India is doing what needs to be done. There's no negative thing. This is how war evolves. So, ठीक है, अभी tanks are getting null and void in armies all over the world. Tank वो हमेशा चलता रहेगा. ये टैंक की बात से मेरे को याद आया जब हम मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते थे तो मेरे को हमेशा इंटरेस्टिंग लगता था कि टैंक एक डेवलपमेंट करता है और एंटी टैंक वेपन एक डेवलपमेंट करता है, फिर उसको काउंटर करने के लिए फिर टैंक में डेवलपमेंट आती है, तो ये चलता रहेगा. Till such time I'm selecting next question, I will request the viewers to please press the like button. And here is the next question from Future DGRT. Scope for a potential Hamas-Iran alliance now or in future?
Hamas and Hezbollah altogether, Shia Sunni bonhomie, in a joint attack can overwhelm Israel. Hamas degraded now but might return. I mean, too many. Like DJRT साहब, former future DJRT, like we mentioned, there's somebody who doesn't want war to escalate. Otherwise आप मुझे logic बताइए, जब Israel got sucked into Gaza, तो Hezbollah should have attacked from north, है ना? But they kept on doing what they've been doing for many years, कि वो थोड़े rocket मारते रहते हैं इनको. So there are powers which we don't see. There are games which are controlled by somebody unseen. कोई कुछ डीप स्टेट बोलता है, वो कुछ बोलता है. सो होने को सब कुछ हो सकता है. ईरान, ये देख लो, हमाज ईरान के अलायंस में तो सुन्नी शिया का तो उल्टा पड़ गया. ये तो है ही नहीं, एक सुन्नी एक शिया है. तो जब इंटरेस्ट मैच करते हैं तो ये दोस्त बन जाते हैं. लाइक आई जस्ट स्पोक अबाउट देयर रिलेशनशिप आल्सो हैज बीन रॉकिंग, ऊपर नीचे, एंड 2014 के बाद जाके स्टेबलाइज हुआ है. उसमें फिर जब सीरिया की कहानी शुरू होगी तो फिर खराब हो गया था. फिर जब ऑयल बिकने लगा, तो ये सुन्नी शिया वाला तो एक लोकल लेवल के, उसके आगे मैं देखता नहीं हूँ. एक्चुअली मेरी सेंस क्या है इसके अंदर कि हम Sure. बहुत सी बारी जो नेशन टू नेशन रिलेशंस होते हैं उसको हम लोग अपने इंटरपर्सनल रिलेशन से जोड़ लेते हैं. उसने मेरे से उस दिन ये कहा था इसलिए मैं नहीं करूंगा, जबकि नेशंस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता. ऐसा नहीं होता. That famous this thing is that there is no permanent friends or foes. Okay, this was my question. Jalal Chaturvedi has said, so that's why I had skipped it. What role do you visualize for Kurds in Middle East and Turkey? सर देयर बी यूज टूल्स हैं सर, बेचारे मारे जाते हैं. कभी कभी टर्की आके मार देता है, उनको ठोक देता है. देयर आई फील सॉरी फॉर देम द वे आई फील सॉरी फॉर चित्रालीज. रोल तो सर इंडिपेंडेंस उनको कोई देगा नहीं. आई डोंट फोर्सी इंडिपेंडेंस बीइंग गिवन टू देम. इफ दैट डजंट हैपन दे विल बी ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट थिंग टू डू. उनको टूल की तरह यूज करेंगे सर, एक दूसरे को सॉर्ट आउट करने के लिए. In this collage, where is Pakistan? Iran's nuclear program is supposed to have been assisted by Dr. A.Q. Khan, or is it just a myth? No, NCRI wrote the paper in 2004. उसमें because of that, Dr. Khan was arrested. Correct. Absolutely. So this also brings us to another thing of Shia Sunni. Now Pakistani Sunni state was helping Iranian Shia to develop nuclear weapon. नहीं, अभी देख लीजिए ना, 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान एयर स्ट्राइक लॉन्च करता है, एंड अभी जब ईरान ने इजराइल को मारा तो वहां पर भंगड़े डाल रहे हैं लोग कि मुसलमान ने बदला ले लिया फलस्तीन के, उसमें ईरान आ गया हमारा ब्रदर मुल्क. Just imagine, sir. So, okay. Ask, everything is calm. Do you think the war has ended? Do you think after US presidential election it will heat up again? War ending, nobody can predict. Any flare up anywhere happen. अभी ट्रम्प को देखोगे तो ट्रम्प is actually anti war more than that way. Republicans under Trump have proved कि they've taken US out of the conflict. अगर आता है वापस तो things may change. अगर Democrats वापस आ गए तो anything can happen. It's very difficult to predict what's going to happen after this. Very difficult. Okay. Sharad said, Sawak was a very strong force in Shah's time. What has happened to that force? Sorry, I have no idea, sir. If you have anything, you even I have not kept a track of it, so can't say. Sure. Okay. Last question. I think we should ask, impact of Iran-Pakistan relationship change on Iran-Israel relationship in future? पाकिस्तान इज अ कंट्री जिसका, जो सर ने कहा ना लेना ना देना नाम सक्सेना, उनके ओनली कंट्री सिटिंग सो फार ऑफ फ्रॉम इजराइल एंड इस पासपोर्ट इज रीडिंग नॉट वैलिड फॉर इजराइल. तो पाकिस्तान को तो अब छोड़ दो ना, उनको तो दे आर, उनको यूएस, आज यूएस से बैठा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इन द वर्ल्ड इज तुर्कमेनिस्तान, और वहाँ से जो टापी लाइन आनी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें अमेरिका आल्सो वांट्स टू ड्रॉ एनर्जी, बिकॉज आज अमेरिकन मेन लैंड पे द ऑयल रिजर्व्स आर द लोएस्ट इन द हिस्ट्री आफ्टर यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट. तो पाकिस्तान तो एक टूल है जिसको हर कोई आगे यूज करता है. इजराइल ईरान का रिलेशनशिप कैसा है, दैट विल इम्पैक्ट द एरिया. अच्छा होगा तो सबको ठीक रहेगा. पाकिस्तान को तो आप one more question, because we just have precisely 45 seconds. Do you think this war will change the borders of West Asia? If it escalates, yes, because CIA had about 20 years back they wrote a paper which got leaked out where they redrawn the boundaries of West Asia. That is the CIA's plan.
बट क्या वो टाइम ठीक है इस टाइम? बिकॉज यहाँ कुछ भड़क गया तो उधर चाइना कुछ कर देगा और नॉर्थ कोरिया कुछ कर देगा, फिर यूएस निकल नहीं पाएगा। तो आई थिंक दैट्स वन थिंग स्टॉपिंग। अदरवाइज यस, वो तो उनका सीएए का स्टेटेड मिशन है टू रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ वेस्ट एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट इज पाकिस्तान, पार्ट ऑफ पाकिस्तान। Okay, Colonel Ajay, I think we've covered what we had intended to cover. I'll request the viewers before you leave, those who have not subscribed, please press the subscribe button as well as bell icon and also like. Thank you very much, Colonel Ajay, for being on this show. It was great inputs that you have shared with us as usual. It has enhanced my knowledge. I'm sure the viewers have also liked it. And we wait for another week, we select another topic, and next Tuesday we will expect you again on our channel. Thank you, Thank you, Colonel sir. Ajay. Thank you, Jai sir. Hind. Thank you, everybody, sir. Jai Hind, sir.